नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी। और आपके आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में अब 10 दिन से भी कम रह गए हैं। ये बहुत क्रूशियल और इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, लास्ट के 10 दिन। आप इसमें अच्छे से पढ़ाई करिए, बिल्कुल भी एक दिन खराब मत करिए, शादी ब्याहों में कतई मत जाइए और लगातार रिवीजन करते रहिए। डेली मॉक टेस्ट लगाइए मेरे भाई। मैं तो लगातार अपने चैनल के माध्यम से आपको डेली एक मॉक टेस्ट सॉल्व करवा रहा हूं। आपने हमसे बोला कि सर आरपीएफ कांस्टेबल के मॉक पेपर कराओ, हम डेली करा रहे हैं। आज की क्लास में हम चौथा मॉक पेपर सॉल्व करेंगे। इस चैनल पर हम पहले से मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पर 3 मॉक टेस्ट करा चुके हैं लगातार, पहला, दूसरा, तीसरा। आप इन 3 मॉक टेस्ट को भी जरूर देखिएगा। एक मॉक टेस्ट में बिल्कुल एग्जाम बेस्ड 35 क्वेश्चन है, हर एक सवाल का मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जाओगे, जो बच्चे पीडीएफ मांग रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल पे आप जाना मेरे भाई। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। हमारे हर वीडियो का लिंक भी वहां आता है और साथ साथ में पीडीएफ भी अपलोड करवा देता हूं, ठीक है जी। ये देखिए, ये वीडियो का लिंक डाला हुआ और साथ साथ उसकी पीडीएफ भी डली हुई है। सीएचएसएल मेंस का रिजल्ट आया कल। सीएचएसएल में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं जो हमसे पढ़े हुए हैं मेरे भाई, यूट्यूब पे कैरविल एप्लीकेशन पर पढ़े हुए हैं। तो इन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। बहुत सारे बच्चे हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, ठीक है ना। और लगातार मैसेजेस आ रहे हैं। एक दिन आपका भी पोस्टर ऐसी छापेंगे हम, जब आपकी नौकरी लग जाएगी आप हमें मैसेज करोगे, सर धन्यवाद आपने सैंपल पेपर करा है, उनसे बहुत फायदा हुआ मेरे दोस्त। ठीक है, कुछ बच्चे तो एप्लीकेशन पे भी पढ़ के सिलेक्ट होंगे। ज्यादातर इस एग्जाम की तैयारी करने का बच्चों का पर्पस यही है कि इसमें इंग्लिश नहीं पूछी जाती है, तो यहां उनको एक पॉजिटिव फायदा मिल जाता है। लेकिन मैथ तो सही करना पड़ेगा, मैथ रीजनिंग में 100% स्कोर आपको करना पड़ेगा। और पेपर में आने वाले सवाल मैं अपने मॉक टेस्ट के माध्यम से पहली करा रहा हूं। यहां मैं आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के, जीडी के, रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके ये सेट बनाया हूं, ठीक है जी। अच्छा, एक बात देखिएगा, रेलवे ने अभी तक 5 पेपर लिए हैं और मैंने पांचों के पांचों पेपर का सॉल्यूशन कराया है। रेलवे ने 2024 में 5 पेपर लिए हैं। एएलपी का पेपर लिया है, मैंने सॉल्व कराया। अर्थमेटिक वाले पूरी वीडियो देखना। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का पेपर भी मैंने पूरा सॉल्व कराया, जाके देखिएगा। अब अर्थमेटिक के 60 सवाल हैं, आप इन क्वेश्चन को करके जाओ मेरे भाई। वैसे तो आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के 400 क्वेश्चंस थे, लेकिन 400 में से बेस्ट 60 सवाल यूनिक, जो हर एक टाइप का ले लिया मैंने, रिपीटेशन हटा दे, ये मैंने कराया। जूनियर इंजीनियर का पेपर देखना, आई टेक्नीशियन का पेपर भी मैंने सॉल्व कराया है। तो इन पांचों जो एग्जाम की वीडियोस हैं जरूर देख के जाइएगा, इनसे पक्का सवाल दोबारा से रेलवे में रिपीट होगा, ठीक है भाई। चलो शुरू करें, अब शुरू करते हैं। तो सवाल नंबर 1 से शुरू करेंगे मेरे भाई, कॉपी पेन लेके बैठो मेरे साथ। सवाल है, पहला सवाल, n संख्याओं का औसत 36 है। 75% संख्याओं में हर प्रत्येक में 5 की वृद्धि की जाती है और शेष प्रत्येक संख्याओं में 8 की कमी की जाती है। संख्याओं का नया औसत क्या होगा? नया औसत आपसे पूछा है मेरे भाई। हमारे पास कुछ संख्याएं n जिनका एवरेज 36 है। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4। 3/4 75% संख्याओं में हर एक में 5 की वृद्धि की जाती है। जैसे मान लीजिए कि टोटल 4 संख्याएं, तो 4 का 75% कितना होता है? 3। 3 संख्याओं में हर एक में 5 की वृद्धि की जाती है, बची एक संख्या। 4 में से 3 संख्याओं को 5 बढ़ा गया, बची एक संख्या। बची संख्या में 8 की कमी की जाती है। तो ये मेरे प्यारे भाई आपकी संख्याएं हैं, नंबर्स, ठीक है। 75% नंबर को 5 बढ़ाया गया, बाकी 25% को 8 कम किया गया। तो बताइए नेट चेंज कितना आएगा, कैसे पता लगेगा? वेटेड एवरेज से। भाई 3 संख्या को 5 बढ़ाओगे कितना बढ़ जाएगा? 15। एक संख्या को 8 कम करोगे कितना कम हो जाएगा? -8। 15 -8 7 जो है इंक्रीज हो जाएगा। आउट ऑफ टोटल कितनी संख्या है? 3 1 4, यानी कि 7/4 आ गया जी, 1.75। एक सही 3/4 यानी कि 1.75। तो आपका जो एवरेज है, अगर पहले 36 था तो अब 1.75 बढ़ के नया एवरेज 37.75 हो जाएगा। बहुत अच्छा, बेहतरीन सवाल है। वेटेड एवरेज का मेथड यहां लगाना है। आइए जी, देखिए आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का सवाल है। मैंने मेंसुरेशन के सवाल भी, क्योंकि आपके एग्जाम में एडवांस मैथ नहीं आएगा, लेकिन मेंसुरेशन, बेसिक मेंसुरेशन के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, तो मेंसुरेशन के सवाल भी इंक्लूड किए हैं। एक स्क्वायर प्लॉट का एरिया 32,041 है। प्लॉट की भुजा की लंबाई बताइए। देखिए जैसे कोई स्क्वायर प्लॉट है,
स्क्वायर प्लॉट की भुजा आपको बताने, तो स्क्वायर प्लॉट का एरिया क्या होता है? स्क्वायर प्लॉट का एरिया होता है भुजा का वर्ग। ये 32,41 है। तो स्क्वायर प्लॉट की जो साइड होगी मेरे प्यारे, वो क्या होगी? वो होगी 32,041 का अंडर रूट। बस ये आपको करना है। अब आप मुझे बताइए कि हम ऑप्शन का ध्यान रखेंगे। यहां एंड में 1 आ रहा है, तो अंडर रूट लेने पर यूनिट डिजिट या तो 1 आएगा या 9 आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 का स्क्वायर 81 में 1 आता है, यानी कि यूनिट डिजिट 7 नहीं आएगा। ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। अब दो ऑप्शन बचे, क्योंकि अंडर रूट लेने पर 9 इकाई का अंक आ सकता है। ये 179 है, 199 है। 199 अंडर रूट नहीं हो सकता। 199 200 के करीब है। 200 का स्क्वायर 40,000 के करीब आएगा, 32,000 है, तो 179 होगा मेरे भाई। सी ऑप्शन अप्रोक्स देख लिया मैंने, ठीक है ना। 179 के आसपास 180, 180 का स्क्वायर का आएगा 32,400, ये 32,041 है, तो 180 से कम अंडर रूट आएगा 179। यह जीडी का सवाल है। 6,225 की धनराशि को 3 हिस्सों में बांटा जाता है इस प्रकार से कि पहले हिस्से का 4 गुना, दूसरे हिस्से का 5 गुना, तीसरे हिस्से का 7 गुने के बराबर है। मैंने मान लिया 6,225 रुपए के आपने 3 हिस्से करें। पहला हिस्सा ए है, दूसरा हिस्सा बी है, और दोस्त तीसरा हिस्सा सी है। सवाल में कहा गया पहले हिस्से का 4 गुना यानी कि 4 टाइम्स ऑफ ए, दूसरे हिस्से का 5 गुना 5 बी, और तीसरे हिस्से का 7 गुना 7 सी, ये बराबर है, ये बराबर है। तो अगर ऐसा है तो आपको पता होना चाहिए कि आप यहां से ए बी सी का रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा रेशियो मेरे भाई? तीनों हिस्सों का अनुपात निकाल सकते हैं। शॉर्टकट है, ए निकालना, ए छुपा लो, 5 7 की गुणा कर दीजिए 35। बी निकालना है, बी छुपा लो, 4 7 की गुणा कर दीजिए 28। सी निकालना है, सी छुपा लो, 4 5 बचा, 4 5 की गुणा कर दीजिए 20। ये ए बी सी का रेशियो आ गया। आपसे पूछा पहले हिस्से और दूसरे हिस्से के बीच का अंतर, तो पहला हिस्सा और दूसरे हिस्से के बीच का अंतर आएगा 35 28 का डिफरेंस आएगा 7। 7 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछिए 7, तो 7 का मल्टीपल 7 से कटने वाला ये नहीं है, 7 से ये नहीं कटता, ये नहीं कटता, ये नंबर 7 से कटता, ये आंसर हो जाएगा। मैं पूरा सॉल्व क्यों करूंगा? मैं तो ऑप्शन से ही निपटा दूंगा। तो डिफरेंस जो भी आएगा वो 7 का मल्टीपल आएगा, और वो एक ही ऑप्शन है, पहला। खत्म। आइए एमटीएस का सवाल। किसी राशि पर 21 साल के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 7/13 है, प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है? सवाल में बोला है 21 साल में जो ब्याज मिला है वो प्रिंसिपल का 7/13 है। यानी कि अगर आपका प्रिंसिपल 13 रुपए है ना, अगर आपका प्रिंसिपल 13 रुपए है, प्रिंसिपल 13 रुपए है, तो आपको 7 रुपए ब्याज मिला है, 7 रुपए ब्याज मिला। लेकिन कितने साल में? 21 साल में। कितने साल में? 21 साल में। तो एक साल में कितना ब्याज मिला प्रिंसिपल पर? प्रिंसिपल पर एक साल में कितना ब्याज मिला? 21 से डिवाइड कर दीजिए। एक साल का ब्याज आएगा जी भाई 13 रुपए के प्रिंसिपल पर आपको 3 रुपए ब्याज मिला, 7 रुपए, सॉरी कितना? 7 रुपए ब्याज मिला 21 साल में। एक साल में कितना ब्याज मिला? 21 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ गया मेरे भाई 7 तिया 21, 1/39। तो ब्याज की दर आ गई 1/39। ये ब्याज की दर आ गई। परसेंटेज में बताना है, गुणा 100%, ये आ गया। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा भैया 39 दूनी 78, 2 बार जाएगा, यानी कि एक ही ऑप्शन हो सकता है 2.56। बात खत्म। तो पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है। ये देखिए सवाल नंबर 5, हॉस्टल में खाना खाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस टेस्ट में डाला है हमने। एक स्टूडेंट ने 1 महीने के लिए 300 स्टूडेंट के भोजन की व्यवस्था थी। भाई एक हॉस्टल में 1 महीने में 300 बच्चों का खाना की व्यवस्था कर रखी है। 20 दिन के बाद 50 बच्चे हॉस्टल छोड़ के चले गए, उन्हें खाना पसंद ना आया। तो बचा हुआ खाना कब तक चलेगा? और 1 महीना जो है 30 दिन का लेना है। तो सवाल में शब्द बोला है बचा हुआ खाना, तो आप बचे हुए खाने पे ध्यान दीजिए। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए आप हमेशा बचे हुए खाने यानी कि रिमेनिंग फूड पे ध्यान दो, रिमेनिंग फूड पे। ठीक है जी, रिमेनिंग फूड पे। देखो जैसे वर्क क्या होता है? मैन गुणा डेज, वैसे खाना भी मैन गुणा डेज होता है। हमारे पास एक हॉस्टल में 300 बच्चों का 30 दिन का खाना था। उन्होंने 30 दिन में से 20 दिन खाना खा लिया, तो 300 बच्चों के 10 दिन का खाना बचा। ये खाना बचा है, लेकिन हुआ क्या? 300 बच्चों में से हमारे 50 बच्चे तो छोड़ के भाग गए। अब बच्चे कितने बचे? 250। तो ये बचा खाना
250 बच्चे कितने दिन तक खाएंगे? 250 बच्चों का खाना कितने दिन चलेगा? बराबर कर दिया मैंने, M1D1 बराबर M2D2। तो मेरे भाई आप अच्छी तरीके जानते हैं, 0 तो कट ही जाएगा और 25 से 300 जाएगा 12 बार, यानी कि अब ये खाना 12 दिन तक चलेगा। बचा हुआ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो बहुत बेसिक सवाल ये है मेरे भाई, एक लाइन में होने वाला। आओ जी, 6 सरल करके बनाइए जी, ठीक है जी। 0.58 इंटू 0.58 इंटू 0.58। देखो दोस्त, ये अच्छा सवाल है, आपको यहां ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए एलजबरा का। देखिए एलजबरा का सवाल तो नहीं आएगा, पर सिंप्लीफिकेशन में एलजबरा का सवाल आने पे कोई मनाही नहीं है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब को अगर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से भाग देंगे तो भाग करने पर ए माइनस बी आएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी। आप ये देखो ना, यह 0.58 गुणा 0.58 गुणा 0.58, ये 0.58 का क्यूब है। यह 0.001, 0.001 क्या आ गया मेरे भाई? 0.1 का क्यूब। तो आपको दिख रहा है मेरे भाई, ये आ गया 0.58 की 3 बार गुणा, 0.58 का क्यूब है भाई, ये 0.1 का क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, नीचे क्या आएगा? 0.58 की 2 बार गुणा ए स्क्वायर प्लस ए बी, 0.58 की यहाँ पे 0.0, ये मेरे दोस्तों यहाँ टाइपिंग में गड़बड़ है, 0.058 आएगा यहाँ पे, 0.058। ए बी 0.58 की 0.1 में गुणा करेंगे 0.058 प्लस बी स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर 0.01। दिखाई दे रहा है यही पैटर्न? तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ए माइनस बी। 0.58 माइनस 0.1, 0.1 का मतलब 0.10, तो इसका आंसर आ गया 0.48। ए ऑप्शन आंसर है। आइए, सवाल नंबर है आपके सामने 7। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बिल्कुल मन में बिठा लीजिए, 100% ऐसा सवाल बहुत सारी शिफ्ट में आएगा। एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 15,000 है। अब एक रिटेलर 15% की और एक अन्य दर जो अस्पष्ट है कि 2 क्रमिक छूट प्राप्त करने के बाद इसे 11,250 में खरीदता है। दूसरी छूट की दर क्या है? देखिए मेरे भाई, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? अंकित मूल्य एमआरपी पे। तो भाई एक वॉशिंग मशीन का एमआरपी 15,000 रुपए है। अब एक रिटेलर ने, खुदरा विक्रेता ने 2 छूट लेने के बाद ये वॉशिंग मशीन खरीदी 11,250 में। पहली छूट 15% की है, पूछा दूसरी छूट कितने परसेंट की, यानी कि 15,000 रुपए के सामान पर 2 छूट दी गई। पहले छूट दी गई 15% की। आप मुझे बताओ, 100% के सामान पर 15% की छूट दोगे तो कीमत कितनी रह जाएगी? 85%। 85% रह जाएगी। 15,000 का 85% क्या आ गया जी? 0.85, यानी कि 15% डिस्काउंट देने के बाद कीमत ये हो जाएगी। इस वैल्यू पर, इस प्राइस पर एक और छूट दी गई। 15,000 रुपए पर 15% डिस्काउंट देने के बाद ये आएगा। इस पर एक और छूट दी गई और एक और डिस्काउंट देने के बाद सामान को 11,250 में बेचा गया। यानी कितने रुपए का सामान एक और डिस्काउंट के बाद 11,250 में बेचा गया। सेकंड डिस्काउंट कितना है? सबसे बढ़िया तरीका निकालने का, रेशियो ले लीजिए। डेसिमल से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ठीक है जी। 15 से कटाकट कट रहा है, 15 सत्ते 105 मेरे प्यारे भाई, कितना बच जाएगा? 7। 15 सत्ते 105 और ये कितना बच जाएगा मेरे प्यारे भाई? 7 बच जाएगा। 15 पंजे 75, बहुत बढ़िया। 75 बार कट गया, फिर तो 5 से कट गया बेटा 85 17 बार, और 5 से 17 कट गया 15 बार, यानी कि अल्टीमेटली दूसरा डिस्काउंट देने पर 17 का सामान 15 का हो गया। तो दूसरा जो डिस्काउंट है 2 रुपए का है, 17 पर परसेंटेज में गुणा 100%। अब 200/17 कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? 17 एकम 17, 3 जीरो बच जाएगा, 17 एकम 17 बच गया 13। तो 11 सही 13/17% की सेकंड छूट है। बटे 17 वाला हालांकि एक ही ऑप्शन था, ये आ जाएगा। मुझे डिवाइड करने की जरूरत नहीं थी, बटे 17 का यहां पर एक ही ऑप्शन दिख रहा है, डी। समझ में मजा आ रहा है? बिल्कुल रेलेवेंट लेटेस्ट सवाल मैं करवा रहा हूं, और वही क्वेश्चन जिसके रिपीट होने के चांस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब जैसे डिस्काउंट में मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, सबसे ज्यादा पूछे वाले सवालों में बनता है। आप खुद बेटा पेपर चेक करो ना कि कैसा पेपर आ रहा है। आप हमारी एप्लीकेशन पे जाओ, टेस्ट रैंकिंग पे इतनी अच्छी सुविधा कर रखी है बच्चों। ये रहे मॉक टेस्ट,
चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप एसएससी का लो, रेलवे की तैयारी करो, रेलवे का, पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करो, पुलिस कांस्टेबल का, क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, क्लर्क का, हर एग्जाम के पिछले 5 साल के टेस्ट फ्री डाल रखे हैं भाई हमने आपको। तो जैसे रेलवे की हमने अलग एग्जाम की कैटेगरी बना रखी, नीचे आओगे तो देखिए आरपीएफ वाले बच्चों के लिए अलग कैटेगरी, ये दिख रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2024, कितने प्रीवियस ईयर के टेस्ट फ्री डाले हुए हैं 15, ये 15 टेस्ट फ्री डाले हुए हैं आरपीएफ कांस्टेबल के। मेरे भाई लगाओ ना प्रीवियस ईयर के टेस्ट, किसने रोका है, फ्री में आप लगाइए। और ये नए टेस्ट हैं 20 प्रीवियस ईयर के अलावा। तो अगर किसी बच्चे को नए टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं, जैसे हमारी टीम ने बहुत रिसर्च के साथ बनाए हैं, वो आपको 99 में मिल जाएंगे एप्लीकेशन पर। 99 में इस एप्लीकेशन पर जितने भी टेस्ट हैं पेड टेस्ट मिल जाएंगे। लोग एक एग्जाम के टेस्ट 400 रुपए में बेचते हैं कि एक एग्जाम की तैयारी के लिए मींस के टेस्ट इसके 400 के इसके, जहां 600 600 700 रुपए में बच्चा एक साल के सब्सक्रिप्शन लेता है ना टेस्ट का। हम प्रीवियस ईयर का जहां फ्री दे रहे हैं, डेली चैप्टर क्विज दे रहे हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए लो, कंप्यूटर बूस्टर, मैथ बूस्टर, इंग्लिश बूस्टर फ्री दे रहे हैं। और नए मॉक टेस्ट पेड केवल 99 में एक साल के लिए। इससे बढ़िया जो है मेरे भाई कुछ कर नहीं सकता हम स्टूडेंट्स के लिए। आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और पेड मॉक टेस्ट भी लगाओ, प्रीवियस ईयर तो लगाओ ही लगाओ मेरे भाई, ठीक है। आइए सवाल 8, प्रेम एक काम को 112 दिन में कर सकता है, बैन यह काम 90 दिनों में कर सकता है। ठीक है जी, प्रेम ने अकेले काम शुरू किया, बोला है कितने दिनों के बाद बैन को उसके साथ जुड़ना चाहिए, कितने दिनों के बाद बैन को उसके साथ जुड़ना चाहिए जिससे कि कुल काम 56 दिनों में समाप्त हो जाए। देखो भाई वैसे तो इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हैं। सवाल में बोला है प्रेम किसी काम को 12 दिन में कर सकता है जबकि बैन ये काम 90 दिनों में कर सकता है। प्रेम ने अकेले काम शुरू किया, प्रेम भाई साहब ने अकेले काम शुरू किया, अकेले करते रहे करते रहे करते रहे। बोला कितने टाइम के बाद बैन को जुड़ जाना चाहिए, प्रेम के साथ बैन को जुड़ जाना चाहिए कि कुल काम 56 दिनों में हो जाए, कुल काम 56 दिनों में हो जाए। यानी कि आपसे ये पूछा है ये कि कितने दिनों के बाद बैन को जोड़ना चाहिए कि टोटल काम जो है 56 दिनों में हो जाए कुल काम। अच्छा एक लॉजिक मैं आपको दिखाऊं, मैं आपको ज्यादा अच्छा तरीका बता रहा हूं मेरे भाई। अगर आप देखो कुल काम अगर 56 दिनों में करना है, प्रेम ने तो शुरू से एंड तक काम किया है, कुछ टाइम के बाद हाँ बैन जुड़ा है, लेकिन प्रेम तो शुरू से काम कर रहा है आखिर तक, यानी कि प्रेम ने पूरे 56 दिन काम किया है। आप बताओ अगर प्रेम किसी काम को 112 दिन में कर रहा है तो 56 दिन में कितना काम करेगा, आधा, 112 का आधा होता है 56। अगर प्रेम पूरा काम 112 दिन में कर रहा है तो एक दिन में करेगा 1/112, 56 दिन में करेगा 56/112, यानी कि प्रेम ने आधा काम किया है। अगर प्रेम ने आधा काम किया है तो बचा आधा काम बैन ने किया होगा, हाफ काम। भाई टोटल काम एक होता है, आधा काम अगर प्रेम ने किया है 56 दिनों में तो बचा आधा काम बैन ने किया होगा। अच्छा बैन आधा काम कितने दिन में करेगा, बैन पूरा काम 90 दिन में कर सकता है। अगर बैन पूरा काम 90 दिन में कर सकता है तो बैन आधा काम करेगा 45 दिनों में, यानी कि मेरे प्यारे भाई बैन ने 45 डेज काम किया है, 45 दिन बैन ने काम किया है। लेकिन आंसर 45 दिन नहीं है, सवाल में पूछा कितने दिनों के बाद बैन को प्रेम के साथ जोड़ना चाहिए। प्रेम अकेले काम करता रहा और यहां आके बैन जुड़ा है, यानी कि शुरू के दिन कितने, टोटल 56 में से 45 घटा दीजिए, 11 दिन के बाद, 11 दिन के बाद बैन प्रेम के साथ जुड़ेगा। आंसर 11 दिन है। यह है बेस्ट तरीका सोचने का और दिमाग में आप सोच सकते थे मेरे भाई। मजा आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का सवाल है, एक त्रिभुज की भुजाएं 60 61 11 हैं, इसका एरिया क्या है। मैं आपको बताऊं जिंदगी में कभी भी आप देखो ना 60 61 11, आप तुरंत समझ जाना कि एक समकोण त्रिभुज है। 11 60 61 एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है और मेरे भाई ये एक समकोण त्रिभुज है। और किसी भी समकोण त्रिभुज का अगर एरिया या क्षेत्रफल निकालना है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, और ये जो 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं हैं ना 11 60, सबसे बड़ी भुजा 61 होगी क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो 1/2 90 डिग्री बनाने वाली भुजाओं की गुणा, यानी कि आ जाएगा 330 330।
यहां पे सेंटीमीटर स्क्वायर होगा मेरे भाई, पेपर में भी ये गलती थी, सेंटीमीटर में दे रखा था, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में नापते हैं। सवाल नंबर 10, ये भी आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 2024 का है। एक शंकु का कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 1100 है, शंकु का व्यास 28 है, शंकु की त्रियक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। नहीं कर सकते भाई, पहले तो आपको शंकु के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए। शंकु का कर्व सरफेस एरिया होता है मेरे भाई पाई आर एल। मैं शंकु का कर्व सरफेस एरिया बोला है 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 बताया है, व्यास 28 है। भैया अगर डायमीटर 28 है तो रेडियस तो आधा होगी 14, और स्लैंट हाइट आपको निकालनी है, बस हो गया क्वेश्चन। इतना ही करना था मेरे भाई। 7 से 14 दो बार, 22 पंजे 110, 50/2 25, तो 25 आ गया। स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर आ गई, डी ऑप्शन। ये करेंगे सर्कुलर ट्रैक वाला। भाई ए और बी 1800 मीटर गोलाकार दौड़ में भाग लेते हैं। ए 24 की गति से दौड़ रहा है, बी 15 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ रहा है। दोनों की स्पीड बताइए। ए की और बी की यहां पर स्पीड बताई गई है। दोनों एक ही बिंदु से और एक ही समय शुरू करते हैं, दोनों एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं और एक ही टाइम पे एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, और दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, एक ही दिशा में चलते हैं दोनों। वह समय ज्ञात करो जब वे दोबारा मिलेंगे। बताइए कितने समय के बाद ये मिलेंगे। बहुत बढ़िया बेसिक सवाल, समय निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। टाइम बराबर होता है, डिस्टेंस कितनी है 1800 मीटर के ट्रैक पर दौड़ रहे हैं, बटे रिलेटिव स्पीड। अगर सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो सापेक्ष चाल जो लेनी है इनको घटा के लेनी है, S1 - S2। विपरीत दिशा में दौड़ते तो जोड़ लेते, तो 24 - 15 आ गया 9। लेकिन ये डिस्टेंस है मीटर में, स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, 5/18। तो 9 से 18 दो बार चला जाएगा, 5 से 1800 जाएगा जी 360 बार, 360 का दोगुना 720 सेकंड, तो 720 सेकंड एग्जैक्ट आ गई। अप टू 2 डेसिमल पॉइंट पागल बना रहा है, सी ऑप्शन। आइए सवाल नंबर 12, ये भी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का है। एक कार चालक 70 की स्पीड से कार चला रहा है और उससे 35 मीटर आगे बस चल रही है। 15 सेकंड के बाद बस उससे 40 मीटर पीछे हो जाती है। बस की चाल बताइए। किलोमीटर पर आवर में बताना। मैंने मान ली बस की चाल s किलोमीटर पर आवर है। वाकई में बहुत बढ़िया और इंपॉर्टेंट सवाल है। आप ये समझिए कि जैसे कार है, एक कार चल रही है, कार चलिए 70 की स्पीड से, यह मेरे भाई बस कार चला रहा है और उससे 35 मीटर आगे बस चल रही है। बस है, बस चल रही है मेरे भाई s की स्पीड से, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 35 मीटर है। यह है सिंपल जिंदगी, सिंपल जिंदगी। लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ? कुछ समय के बाद यही सिंपल जिंदगी होगी कि कार आगे पहुंच गई और बस पीछे रह गई, कार आगे पहुंच गई और बस पीछे रह गई, ठीक है ना। कार आगे पहुंच गई, बस पीछे रह गई, अब बस 40 मीटर पीछे छूट गई। यानी कि पहले बस 35 मीटर आगे थी, अब बस 40 मीटर पीछे रह गई। तो बस के हिसाब से देखें तो डिस्टेंस में कितना फर्क आया? बस 35 मीटर आगे थी, 40 मीटर पीछे रहेगी, तो डिस्टेंस में आया 75 मीटर। कार और बस के बीच की दूरी में 75 मीटर का डेविएशन है, 75 मीटर डिस्टेंस उनके बीच की इंक्रीज हो गई। 35 मीटर आगे से अगर मैं 40 मीटर पीछे पहुंच जाता हूं कार में बैठ के, तो यानी कि मैं बस से 75 मीटर आगे दौड़ गया। यह है डिस्टेंस, और डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ मेरे भाई कि कार जो है बस को क्रॉस करके आगे निकल गई तो कार की स्पीड ज्यादा होगी। कार जो है बस से आगे निकल गई तो कार की स्पीड ज्यादा होगी। तो कार की स्पीड है 70। सेम दिशा में चलने, सेम दिशा में रिलेटिव स्पीड S1 - S2। कार की स्पीड 70 है और बस की स्पीड है S। ये आया भी किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में 5/18, ये मीटर पर सेकंड में आया है। तो डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम, और ये इस प्रक्रिया में समय कितना लगा? 15 सेकंड। ये तो मेरे भाई ये जो है ये एक ही स्टेप का सवाल है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा है। 15 पंजे 75 से 75 कट जाएगा, तो 18 बराबर 70 - S।
तो 70 में से 18 घटा देंगे 52, तो एस का मान यहां 52 किलोमीटर पर आवर आ गया। बहुत अच्छा सवाल। एक संख्या दी है बड़ी प्यारी, 3 से डिविजिबल है, तो स्टार के स्थान पर सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात करें। यानी कि अगर ये संख्या 3 से कटती है तो स्टार की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी। बहुत बढ़िया। 3 से कटती है तो इसका डिजिटल सम, यानी कि अंकों का योग भी 3 से कटना चाहिए। डिजिटल सम निकालो यहां से। 7 2 9, 5 4 9, उसके बाद 3 2 5 4 9, ये आया 1 प्लस स्टार। ये डिजिटल सम है। अब मेरे भाई अगर कोई संख्या 3 से कट रही है तो उसका डिजिटल सम भी 3 से कटना चाहिए ना। अब कोई डिजिट मेरे प्यारे भाई 9 से ज्यादा तो हो नहीं सकता, तो यानी कि 8 आ गया। अगर मैं स्टार की मैक्सिमम वैल्यू 9 नहीं ले सकता, अगर मैं 9 लूंगा तो डिजिटल सम हो जाएगा 10। 10 नहीं कटता 3 से। मैं 8 लूंगा तो डिजिटल सम 9 हो जाएगा, और 9 3 से कटता है, यानी कि स्टार की मैक्सिमम वैल्यू 8 होगी। कितना बेसिक सवाल था। एमटीएस का सवाल है, साधारण ब्याज का। रघु दो अलग अलग आदमियों को एक ही टाइम पर 7% और 8% की दर से सिंपल इंटरेस्ट पे 9600 और 11800 रुपए उधार देता है। उसे दोनों से कुल ब्याज, ये मेरे भैया फेवरेट सवाल है, दोनों से कुल ब्याज के रूप में 9696 रुपए प्राप्त हुए। दोनों से कुल इतना ब्याज प्राप्त हुआ, तो वह समय अवधि ज्ञात करिए जिसके लिए राशि उधार दी गई थी। कितने टाइम के लिए पैसा उधार दिया गया था। बच्चे फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। रघु भाई साहब ने दो आदमी बुलाए, उरे आओ, दोनों को पैसा उधार दिया। एक को 9600, एक को 1800, अलग अलग ब्याज की दर से। तो 9600 रुपए उधार दिए 7% ब्याज की दर से। आप मुझे बताओ एक साल में कितना ब्याज मिलेगा। 9600 का 7%, 9600 का 7% क्या होता है, का मतलब गुणा, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा। 96 गुणा 7 मतलब अभी एक साल का ब्याज निकाल लो ना आप। एक साल का ब्याज 96 गुणा 7 आ जाएगा भाई 700 से 28 कम 672। ठीक है। दूसरे आदमी को उधार दिया 11800 रुपए 8% की दर से, तो एक साल में कितना ब्याज आएगा 11800 रुपए का 8%, तो 2 जीरो परसेंटेज कट जाता है। अभी ये कितना आएगा मेरे भाई 118 गुणा 8, 800 और 144, 944। तो यानी कि दोनों लोगों से कुल मिलाकर रघु को एक साल में कितना ब्याज मिला। तो एक साल का ब्याज आ गया 2 4 6 7 4 11 का एक हासिल 1 6 1 7 9 16, 1616 रुपए। रघु को दोनों लोगों से एक साल में 1616 रुपए ब्याज मिलता है। एक साल में अगर एक साल में 1616 रुपए ब्याज मिल रहा है तो 9696 रुपए ब्याज कितने साल में मिलेगा। 1616 से डिवाइड कर देंगे 6 साल में। 6 साल में मेरे भाई अगर एक साल में 1616 रुपए ब्याज मिल रहा है तो 9696 ब्याज मिलेगा, डिवाइड कर देंगे 6 ईयर्स में। यह है बेस्ट तरीका। 3 अलग अलग संख्याएं हैं, उनका एलसीएम 120 है। कौन सा उनका उच्चतम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। एक बार बताओ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर मतलब गुणनखंड यानी कि बच्चा। जब भी हम संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ संख्याओं का भी फैक्टर होता है, संख्याओं के सम का भी फैक्टर होता है, डिफरेंस का भी फैक्टर होता है, और संख्याओं के एलसीएम का भी फैक्टर होता है। अगर 3 अलग अलग संख्याओं का एलसीएम 120 है तो एचसीएफ जो होगा वो एलसीएम 120 का ही फैक्टर होगा। 120 का फैक्टर 15 भी है, 40 भी है, 20 भी है, 16 नहीं है। यानी कि अगर संख्याओं का एलसीएम 120 है तो एचसीएफ 16 नहीं हो सकता। आंसर आएगा सी ऑप्शन, 16 नहीं हो सकता। मजा आ रहा है भाई, सवाल आपको रेलेवेंट लग रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हो, मेथड में इंप्रूवमेंट हो रहा है, स्कोर बढ़ रहा है, तो वीडियो को लाइक करा करो। आप जितना ज्यादा अप्रिशिएट करोगे मैं उतने ज्यादा मॉक टेस्ट कराऊंगा। मैं दिन में 2-2 भी कराऊंगा मॉक टेस्ट। अगर आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे देखेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे मेरे भाई, ठीक है ना। हमें भी मोटिवेशन की जरूरत होती है। बच्चे उधर से अगर बढ़िया रिस्पॉन्स देते हैं, हम भी बढ़िया मेहनत करते हैं भाई। सभी वर्कर की एवरेज सैलरी 3000 है। इन वर्कर में 12 जो हायर ऑफिसर उच्च अधिकारी, उनकी एवरेज सैलरी 12000 है, और बाकी कर्मचारियों की एवरेज सैलरी 2500 है। आपसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने। देखिए अगर आप एवरेज सैलरी पे एलिगेशन लगाओगे तो वर्कर्स की संख्या का रेशियो आता है। समझ में आई बात। आपको एलिगेशन लगाना, लेकिन एक बात ध्यान से देखिए, एलिगेशन लगाने से पहले मैं इन सब का रेशियो लेता हूं। ये रेशियो ले लेता हूं, आसान हो जाएगा। ये 2 जीरो कट रही है, कट रही है। किससे कट रहा है 5 से, 5 6 30,
5 से 120 चला जाएगा 24 बार, और 5 से आपका 25 जाएगा 5 बार। समझ में आया? आप मुझे बताइए कि जैसे भाई हमारे 12 हायर ऑफिसर हैं, तो 12 जो हायर ऑफिसर हैं उनकी एवरेज सैलरी कितनी है? 24 यूनिट। और बाकी जो हमारे अदर वर्कर हैं, अदर वर्कर, उनकी एवरेज सैलरी कितनी है? जो अदर वर्कर हैं उनकी एवरेज सैलरी कितनी है मेरे प्यारे भाई? 5 यूनिट। और मेरे भाई सारे के सारे वर्कर्स की, सभी श्रमिकों की औसत सैलरी कितनी है? 6 यूनिट। तो एवरेज सैलरी पे एलिगेशन लगा के क्या आ जाएगा? वर्कर की संख्या का रेशियो। 6 में से 5 घटाएंगे 1, अभी 24 में से 6 घटाएंगे मेरे प्यारे भाई 18। यानी कि ये टोटल कितना हो गया? 1 + 18 टोटल वर्कर हो गया 19। 19 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये 19 का मल्टीपल है। ये आंसर आ गया। सॉल्व करना चाहते हैं सॉल्व भी हो जाएगा भाई। हायर ऑफिसर कितने? 12। तो 1 यूनिट की वैल्यू 12 है, टोटल वर्कर है 19, तो 19 की वैल्यू भी 12 गुना आ जाएगी मेरे भाई। ठीक है ना? 228। आसान सवाल है, कर पा रहे हैं? आगे चलिए, जल्दी जल्दी करेंगे। दो चीड़ के पेड़ एक दूसरे से 9 मीटर की दूरी पर अगल बगल खड़े हैं। पेड़ों की ऊंचाई 86 मीटर और 46 मीटर है। पेड़ों के शीर्षों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये अच्छा है बेटा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसा सवाल आरपीएफ में भी आया था। से आप ये समझिए कि दो चीड़ के पेड़ हैं, ये दो पेड़ हैं, ये आज अगल बगल में ऐसे खड़े हैं, अगल बगल में ऐसे जमीन पे खड़े होते हैं पेड़ सीधे सीधे। ठीक है जी। एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं? 9 मीटर की दूरी पर है। पेड़ों की ऊंचाई है 86 मीटर और 46 मीटर, दोनों पेड़ों की हाइट है। पूछा पेड़ों के शीर्षों के, यानी कि जो पेड़ों के दोनों के जो टॉप है, इनके बीच की दूरी आपसे पूछा है। ये दूरी आपसे पूछा है ए बी। बताइए कैसे आएगा? देखो मेरे दोस्तों, घबराना नहीं होता है ऐसे सवालों में। आप यहां से एक पैरेलल लाइन खींचो, समांतर रेखा खींचो, बिल्कुल ऐसे, जो 90 डिग्री के कोण पर मिलेगी। अब ये 9 है तो इसके सामने ये भी 9 आ जाएगा। आप मुझे एक बात बताइए कि अगर ये 46 है तो इसके सामने वाली ये लेंथ भी तो 46 आएगी। ये पूरा पेड़ 86 मीटर का है, तो कितना बचा? 86 में से 46 घटाएंगे, ये बचेगा 40। अब यहां पे इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लग जाएगी। 9 है, ये 40 है, पाइथागोरस लगा के ये आएगा 41। वैसे भी याद होना चाहिए 9, 40, 41 जो है पाइथागोरन ट्रिपलेट है। समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है। जैसे मैंने आपको 11, 60, 61 याद कराया, ऐसे ही 9, 40, 41 भी होता है मेरे भाई। ठीक है, जीडी का करेंगे। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 2675 और 2320 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 6 शेषफल प्राप्त होता है? वो लार्जेस्ट नंबर कौन सा है जिससे 2675 को भाग दूं तो 5 शेषफल आए और 2320 को भाग दूं तो 6 शेषफल आए? आप सोचो, अगर 2675 को भाग करने पर 5 शेषफल आ रहा है, तो अगर 2675 में से 5 घटा दूंगा, यानी कि मेरे भाई 2670, 2670 तो पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। अगर 2320 को डिवाइड करने पर 6 शेषफल आ रहा है, तो अगर मैं 2320 में से 6 घटा दूं, 2314 तो पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, बड़ी से बड़ी, जो इन दोनों को डिवाइड करे, यानी कि इनका एचसीएफ निकालना है। आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं। वैसे भी दो संख्याओं का जो एचसीएफ होगा, आप इनका डिफरेंस लीजिए। इनका डिफरेंस कितना आएगा? 56, 356। या तो मेरे प्यारे भी एचसीएफ 356 होगा या 356 का फैक्टर। 356 का फैक्टर 168 नहीं है, 187 नहीं है, 170 नहीं है, 178 है। 356 का एक ही फैक्टर है 178, यही एचसीएफ होगा। बात खत्म। मैं आगे करूंगा ही नहीं सॉल्व सवाल को। कितना बढ़िया सवाल था। सवाल नंबर 19 करेंगे। 10 साल पहले सुनीता की उम्र उसकी बेटे की उम्र से 3 गुना थी। 10 साल बाद सुनीता की उम्र बेटे की उम्र से दुगनी होगी। उनकी प्रेजेंट एज क्या है? बहुत बढ़िया। देखो मेरे भाई, ये है प्रेजेंट। बहुत अच्छा सवाल है, प्रॉब्लम नहीं, जिसका एक सवाल आपके पेपर में कंफर्म है। तो इसको चैप्टर को पढ़ लीजिए। प्रेजेंट से 10 साल पहले सुनीता की उम्र उसकी बेटी तानिया से 3 गुना थी, यानी कि इनकी एज का रेशियो 3:1 था। 3 साल, 10 साल पहले। अच्छा, 10 साल बाद क्या होगा? अगर हम प्रेजेंट से 10 साल बाद की बात करें, तो सुनीता की उम्र तानिया की उम्र से डबल, दुगनी हो जाएगी, रेशियो 2:1 हो जाएगा। बोले प्रेजेंट में एज का रेशियो क्या है? आप बताओ। एज का डिफरेंस तो सेम होना चाहिए ना।
सुनीता की और तानिया की एज का डिफरेंस तो सेम होना चाहिए ना भाई। अगर सुनीता मम्मी की उम्र 5 साल बढ़ेगी तो बेटी की भी 5 साल बढ़ेगी ना भाई। यार डिफरेंस सेम नहीं, सेम करना पड़ेगा। 3-1 में 2 का डिफरेंस है, या 2-1 में 1 का डिफरेंस है, तो यहां भी 2 बना लेते हैं 2 से गुणा करके। तो 2 दूनी 4 रेशियो 2 हो जाएगा, 4 रेशियो 2। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये कह सकते हैं सुनीता की एज 3 से 4 होगी, 1 यूनिट बढ़ी। त्याना की एज 1 से 2 होगी, 1 यूनिट बढ़ी। तो दोनों की एज का गैप सेम कर लिया, 1-1 यूनिट। प्रेजेंट में एज पूछी है, एक बात बताऊं, ये प्रेजेंट से 10 साल पहले एज है, ये प्रेजेंट से 10 साल बाद एज है, ये बीचों बीच में। और बीचों बीच में निकालना है तो क्या कर लो, जस्ट एवरेज ले लो, एवरेज। भाई ये 3 और 4 का एवरेज, ये 7/2 होगी प्रेजेंट में, और ये 1 है, ये 2 है, ये 3/2 होगी। और ये रेशियो आ जाएगा भाई 7:3, 2 तो कट ही जाएगा, 7:3। इससे बढ़िया तरीका नहीं है सवाल करने का मेरे भाई। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं, जिस चैप्टर में प्रॉब्लम है नहीं आता, तो भाई मैंने ये चैप्टर भी पढ़ा रखा है। आप अगर मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पे जाओ तो आपसे बहुत पहले ही मैंने रेलवे का पूरा बैच पढ़ा के खत्म कर दिया है। अर्थमेटिक मैथ, केवल अर्थमेटिक मैथ। यहां देखिए, रेलवे की प्रैक्टिस सीरीज की प्लेलिस्ट है। नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, घातांकरणी, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, रेशियो, लाभ हानि, छूट, पाइप टंकी, प्रॉब्लम, जिस 1.5 घंटे क्लास है, हर टाइप का सवाल कराया है मेरे भाई। एसआई, सीआई, मिक्सर, एलिगेशन, नावधारा। तो जिन बच्चे ने तैयारी नहीं करी है, 30-40 घंटे का कंटेंट है, पूरा मैथ मैंने पढ़ाया, अर्थमेटिक। एक एक क्लास देख लीजिएगा, इसी चैनल पर प्लेलिस्ट है, और बहुत सारे बच्चों ने देखी है मेरे भाई, लाखों बच्चों ने क्लासेस देखी हैं। ओके, आइए प्लीज। एक बेलन की त्रिज्या 40% कम हो जाती है, हाइट 75% बढ़ा दी जाती है, इसका आयतन कितना कम हो जाएगा? देखिए, बेलन का जो आयतन होता है वो होता है πr²h। ये बेलन के आयतन का फॉर्मूला है। अब देखिए, पाई तो कांस्टेंट है, आयतन किस पे डिपेंड करता है? रेडियस के स्क्वायर और हाइट पे। अब बेलन की त्रिज्या 40% कम हो जाती है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। हाइट 75% बढ़ जाती है, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/4। 25% 1/4, 75% 3/4। अगर मुझे यह पता लगाना है कि सिलेंडर का आयतन वॉल्यूम किस रेशियो में चेंज हुआ, तो मुझे रेडियस के स्क्वायर और हाइट के रेशियो की गुणा करनी पड़ेगी। सिलेंडर की रेडियस 40% कम होगी, 2/5, यानी कि रेडियस अगर 5 थी तो 5 से 2 कम हो गए, 3 हो गई। तो रेडियस का स्क्वायर इस रेशियो में चेंज हुआ। हाइट 75% बढ़ गई, 75% मतलब 3/4, यानी कि हाइट अगर पहले 4 थी तो 4 से 3 बढ़ के 7 हो गई। यह है मेरे, ये सिलेंडर के वॉल्यूम का परिवर्तन है रेशियो में, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 चौका 100। अगर वॉल्यूम पहले 100 था, अब 9 7 63 हो गया, वॉल्यूम 100 से 63 हो गया। 100 में जो भी चेंज आता है डायरेक्ट परसेंटेज में आता है, यानी कि 37% सिलेंडर का वॉल्यूम कम हो जाएगा। आप फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, ये मैंने आपको रेशियो मेथड सिखाया है। आइए, ए बी से 3 गुना कुशल कारीगर है ना। ए इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी, यानी कि ए की जो एफिशिएंसी है बी से 3 गुना है। बी की एफिशिएंसी 1 है तो ए की एफिशिएंसी 3 है, ऐसा सवाल में कहा गया है। कार्य क्षमता का अनुपात दिया है। ए ने काम करना शुरू किया और उन्होंने मिलकर एकांतर दिनों में काम किया और 24 दिन में काम पूरा किया। ए अकेले काम को पूरा करने में कितने दिन लेगा? अरे वाह, देखो, ए और बी ने अल्टरनेट डेज पे काम किया है, यानी कि, और पहले काम शुरू किसने किया? ए ने। पहले दिन ए ने काम किया, फिर बी ने, फिर ए ने, फिर बी ने, ऐसे एक एक दिन छोड़ के काम कर रहे हैं। काम 24 दिन में हुआ। अगर काम 24 दिन में हुआ है तो इसका मतलब यह हुआ कि 12 दिन काम ए ने किया होगा और 12 दिन काम बी ने किया होगा। यही तो मतलब है। आप बोलोगे हाँ जी सर, तब जाके टोटल काम हुआ, क्योंकि हर 2 दिन में आपको सेम पैटर्न दिख रहा है। तो भाई अगर ए की एफिशिएंसी 3 है तो ये 12 दिन में कितना काम करेगा? 36। बी की एफिशिएंसी 1 है तो 12 दिन में बी कितना काम करेगा? 12। तो टोटल वर्क आ गया 36 + 12 48। इस टोटल वर्क को अगर अकेला ए करेगा तो ए करेगा 3 एफिशिएंसी के साथ, तो 48 यूनिट काम ए करेगा 3 एफिशिएंसी के साथ 16 दिन में। ये भी आसान सवाल है और अच्छा सवाल है दोस्त, वेरी नाइस क्वेश्चन। ओके, अरे वाह, ये आ गया भाई इलेक्शन वाला सवाल। एक इलेक्शन हुआ, चुनाव हुआ 2 कैंडिडेट के बीच में, 80% वोटर्स ने वोट डाले,
जिसमें से 5% वोट इनवैलिड हो गए। एक कैंडिडेट को 2,85,000 वोट्स मिले, विच वॉज 75% ऑफ टोटल वैलिड वोट, जो टोटल वैलिड वोट का 75% है। तो आपसे पूछा है बताइए वोटर्स कितने हैं, चुनाव के लिए नामांकित मतदाताओं की संख्या कितनी है। एक लाइन में करके बताऊंगा। माना चुनाव में टोटल n वोटर्स हैं, आप बताओ अगर n वोटर्स हैं एक चुनाव में तो 80% लोगों ने वोट डाले। 80% की फ्रैक्शन लो 4/5, 20% 1/5, 80% 4/5, इतने लोगों ने वोट डाले हैं, ये डाले गए वोट हैं। अब जितने वोट डाले उसमें से 5% तो खराब है। 5% का मतलब 1/20 इनवैलिड है, यानी कि 20 में से एक हर वोट इनवैलिड है। तो वैलिड कितने, 20 में से एक इनवैलिड है तो बाकी के 19 वैलिड वोट है, यानी कि आपके वैलिड वोट आ गए, वैलिड वोट। अब एक उम्मीदवार को वैलिड वोट का कुल वैध मतों का 75% मिला। 75% कितना होता है, 3/4। वैलिड वोट का 75% 3/4 एक कैंडिडेट को मिला और उस कैंडिडेट को 2,85,000 वोट मिले। 2,85,000 वोट मिले, हो गए एक लाइन में बराबर कर दिया मैंने। कुल वोटर्स निकालने, इनकी वैल्यू निकाल लो मेरे भाई सॉल्व करके। क्या आएगा, 4 से 4 कटी जाएगा, 19×57 से जाएगा मेरे भाई, ये 5 बार 5,000 टाइम्स, तो 20 पंजे 100, 100 की 5,000 में गुणा करेंगे, 100 की 5,000 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे भाई 5 लाख। ए ऑप्शन, कुछ नहीं था सवाल में, आसान सवाल है। रीता घर से 40 की स्पीड से ऑफिस जाती है और 60 की स्पीड से घर लौटती है, उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। ये सवाल लिख के ले लो मुझे, हर दूसरी तीसरी शिफ्ट में आपके पेपर में सवाल आएगा, बहुत आसान है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं 40-60 को जोड़ के आधा कर देंगे, 50 आधा नहीं करना। अगर रीता घर से ऑफिस जाती है 40 की स्पीड से, फिर वापस आती है अलग 60 की स्पीड से, उसकी जो एवरेज स्पीड होगी उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है वो फॉर्मूला याद रखिएगा, 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2, 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2, यानी कि ये आ जाएगा जी 4800/100, 48 किलोमीटर पर आवर। सी ऑप्शन एवरेज स्पीड है। बहुत बेसिक सवाल और इंपॉर्टेंट। 24वां, एक टैंक को 4 मिनट में पूरी तरीके से भरने के लिए 2 पाइप ए और बी एक साथ चलते हैं। रेलवे ग्रुप डी का सवाल है, यानी कि 2 पाइप ए और बी मिलकर एक टैंक को 4 मिनट में भरते हैं। टंकी को पूरा भरने में ए को बी से 6 मिनट समय कम लगता है। टंकी को पूरा भरने में ए को बी से 6 मिनट समय कम लगता है, तो टंकी को पूरा भरने में अकेले बी को कितना समय लगेगा। अरे वाह, यानी कि यहां टाइम नहीं दिया। देखिए एक टंकी में 2 पाइप हैं ए और बी, बोला है टंकी को भरने में पाइप ए को बी से 6 मिनट समय कम लगता है। पाइप ए जो है बी से 6 मिनट कम टाइम में टंकी भर देता है, और दोनों पाइप मिलकर ए और बी टंकी भरते हैं मेरे भाई 4 मिनट में। तो पूछा है बी को टंकी भरने में अकेले कितना समय लगेगा। बी को टंकी भरने में ऑप्शन से ले लीजिए, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करे वो आंसर है। अगर जैसे यहां देखिए आप एलसीएम से नहीं होने वाला ये सवाल, या तो आप इसको वेरिएबल टी मान के करो या सीधा ऑप्शन से करो मेरे दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि यहां टाइमिंग दिया नहीं है। एलसीएम किसका लोगे, टी मान के लोगे तो वो तो टाइम लगेगा ही ना। 20 मिनट, ये 20 हो जाएगा 14, 20 14 से 4 नहीं आने वाला। अगर मैं 15 मानता हूं, ये 9 मानता हूं, तो 15 9 से 4 नहीं आने वाला है भाई। 6, ये 6 मिनट है, ये तो 0 मिनट हो जाएगा, ये नहीं आने वाला। ये आंसर है। पता कैसे सोचा मैंने, अगर सपोज बी 12 मिनट ले रहा है तो ए लेगा फिर 6 मिनट, तो ए और बी मिलके कितना समय लेंगे, ए और बी मिलके समय लेंगे 6 गुणा 12/6 प्लस 12 मिनट, ये आएगा क्या। ठीक है बच्चे, अगर 2 पाइप एक्स मिनट में भरता है, पाइप बी वाई मिनट में भरता है, तो दोनों पाइप मिलकर भरेंगे x गुणा वाई बटे x प्लस वाई मिनट में। तो मैंने सीधा दिमाग में भाप लिया था कि 6 गुणा 12 18, तो 6 गुणा 12 72/18, 4 मिनट सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी पे नहीं करेगा। यहां 20 14 आएगा, 20 14 पे नहीं करेगा, 15 9 पे नहीं करेगा। ऑप्शन मेथड इज बेस्ट, यहां पे ऑप्शन ही बेस्ट है। अगला आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का सवाल दिख रहा है भाई मुझे तो। द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेस ऑफ ए सॉलिड क्यूबॉइड आर 192,
242 एंड 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड? भाई एक घनाभ है। घनाभ आप समझते हैं, जैसे हमारी किताब है एसएससी की कंप्लीट कोचिंग वाली, ये घनाभ है मेरे भाई, ठीक है ना। इस तरीके से देख रहे हैं ना, इसमें 6 फेस हैं, दिखाई दे रहा है। अब इसके आसन्न फलक क्या होता है? आप इसका कोई भी कोना पकड़ लीजिए, जैसे मैंने ये कोना पकड़ लिया, ये वाला, ये कोना पकड़ लिया, सामने वाला दिख रहा है ना, ये कोना। इस कोने पे 3 मेरे दोस्तों आयत मिल रहे हैं, सामने वाला, ये वाला और ये नीचे वाला, 3 मिल रहे हैं इस कोने पे। इन्हीं तीनों को बोलते हैं हम एडजेसेंट फेसेस। इन तीनों का एरिया दिया है, क्षेत्रफल। आपसे पूछा है घनाभ का आयतन। जब भी ऐसा सवाल आए कि किसी घनाभ के 3 आसन्न फलकों के आपको क्षेत्रफल दिए, तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा, इन तीनों की गुणा करके अंडर रूट ले लेंगे, रूट एक्स वाई जेड, अंडर रूट 192 गुणा 242 गुणा 24, ये आएगा मेरे भाई, ठीक है। आप ऑप्शन वगैरह भिटा सकते हैं, क्योंकि 242 में आ रहा है 121, 121 का अंडर रूट 11 है ना। या तो मैं पूरा सॉल्व करूं, ये 242 में 121 आ रहा है, 121 का अंडर रूट 11, 11 से कटने वाला नंबर, ये नंबर 11 से नहीं कट रहा, 1 5 6 चाहिए, 11 से कट रहा है, 1 3 4 1 2 3, 11 से नहीं कट रहा, 1 2 3 3 8 11, 11 से नहीं कट रहा, ये आंसर है। मैं पूरा क्यों करूंगा? 242 में 121 आ रहा है, 121 का अंडर रूट तो 11 आएगा, 11 का मल्टीपल, ओनली सी ऑप्शन इज अवेलेबल, बात खत्म। आइए, एक विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और साइंस की सीटें 7 8 9 के अनुपात में, इन सीटों में 20 30 और 60% की वृद्धि करने का प्रपोजल है। बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा? यार अनुपात का सवाल है। एक यूनिवर्सिटी में 7 8 9 के रेशियो में इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और साइंस की सीटें हैं। अब इंजीनियरिंग की सीटें 20% बढ़ गई, 100% को 20% बढ़ाओगे तो 120% हो जाएंगी। मैनेजमेंट की बढ़ गई मेरे भाई 30%, 100% को 30% बढ़ाओगे तो 130% हो जाएंगी। और साइंस की बढ़ेगी 60%, 100 को 60 बढ़ाओगे तो 160% हो जाएंगी। अब सीटों की संख्या ये होगी, आप इनका रेशियो ले लो, ये आंसर है। हालांकि मुझे लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं सीधा दिमाग में सोचता कि आप 30% बढ़ा रहे हो, 100 को 30% बढ़ाओगे तो हो जाएगा 130%, 130 में आ रहा है 13, तो यानी कि बीच में 13 का मल्टीपल आएगा। 13 का मल्टीपल ये नहीं है, यहां 13 नहीं आ रहा, यहां 13 नहीं आ रहा, यहां 13 आ रहा, ये आंसर है। तो मैं ये बिना लिखे ही, ये बिना लिखे सवाल का आंसर बता देता, सी ऑप्शन, बिना कुछ करे, ठीक है ना। ओके, या फिर ये 7 आ रहा है तो 7 का तो मल्टीपल आएगा ही, ये एक पहला ही ऑप्शन 7 का मल्टीपल दिख रहा है। 27वां, एक टेबल और एक झूला प्रत्येक को 9,936 में बेचा गया, यानी कि हमारे पास एक टेबल एक झूला है, दोनों को सेम दाम में, सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा गया। मेज को 8% के लाभ पर बेचा और झूले को 8% के हानि पर बेचा। पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ध्यान सुनिएगा, अगर आप दो वस्तुओं को सेम दाम में बेचते हो, एक पे X% लाभ है, दूसरे पे X% लॉस है, तो दोनों समान पे कुल मिलाकर हमेशा आपको लॉस ही होगा। और कितना लॉस होगा? x² बटे 100% का आपको हमेशा लॉस होगा, यानी कि 64/100, 0.64% का आपको ओवरऑल लॉस होगा। बी ऑप्शन, ये सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सीधा, ठीक है जी। आइए, सवाल नंबर है आपके सामने 28, ग्रुप डी का है। रेन और मार्टिन ने 1 मार्च 2019 को एक कंपनी शुरू की, इन्वेस्टमेंट का रेशियो 5:4 है। मार्टिन जी ने 15 महीने के बाद कंपनी छोड़ दी। 2 साल के बाद प्रॉफिट को किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए? प्रॉफिट जो होगा मेरे भाई किसी भी कंपनी में, वो हमेशा इन्वेस्टमेंट, निवेश और समय के अनुपात में बांटा जाएगा। अब जैसे 2 लोग हैं, रेन और मार्टिन, रेन साहब मार्टिन साहब, कंपनी शुरू करी, इन्होंने इन्वेस्ट किया 5:4 के अनुपात में। रेन ने 5 रुपए लगाए, मार्टिन ने 4 रुपए। मार्टिन ने 15 महीने बाद कंपनी छोड़ दी, यानी कि मार्टिन ने पैसा इन्वेस्ट किया 15 महीने के लिए। पूछा 2 साल के बाद प्रॉफिट किस रेशियो बांटेंगे, यानी कि रेन तो कहीं नहीं गया। रेन भाई साहब तो कंपनी की स्टार्ट करने से लेकर एंड तक है, 2 साल होता है 24 महीने, तो रेन ने पूरा 24 महीने के लिए पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। तो किस रेशियो में पैसा लगेगा, प्रॉफिट बटेगा, बस ये निकाल लीजिए।
5 से 15 3 बार अभी, और 3 अट्ठे 24, ये आ गया 8:4 यानी कि 2:1। 2:1 इस सवाल का आंसर है, पहला ही विकल्प करेक्ट है। आ जाइए, हम करेंगे सवाल नंबर 29। दो रेलगाड़ी 34 और 86 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ही दिशा में चल रही है। देखो, ये ध्यान देना होता है कि किस डायरेक्शन में चल रही है। उनकी लंबाई 300 मीटर और 480 मीटर है। तो फास्ट ट्रेन को स्लो ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा? समय आपसे पूछा है। समय बराबर होता है डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। देखो, जब दो रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेंगी सेम डायरेक्शन में, तो कितनी डिस्टेंस जाएंगी? दोनों की लंबाइयों का सम, 300 मीटर प्लस 480 मीटर यानी कि 780 मीटर बटे रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल। अगर सेम दिशा में, तो सापेक्ष चाल में बता चुका हूं कई बार, S1 माइनस S2 स्पीड का डिफरेंस। अब 86 में से 34 घटाएंगे तो कितना आएगा? 52। लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, तो उसके लिए 5/18 से गुणा करनी होती है। ये आंसर सेकंड में बताना है, ठीक है ना? बस हो गया। अभी ये किससे जाएगा? 26 × 78 और ये 26 दूनी 52, 2 पंजे 10 से आपका 30 3 बार चला जाएगा। 18 ऊपर 18 54 सेकंड। तो 54 सेकंड का मेरे भाई इस कार्यक्रम में समय लगेगा। पहला ही ऑप्शन ठीक है। आ जाओ। आरव और दुर्गा मिलकर एक काम को 33 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 35 दिन तक साथ में काम किया, फिर आरव ने काम छोड़ दिया, ठीक, और बचे काम को दुर्गा भाई ने अकेले 30 दिन में पूरा किया। आरव अकेले कितने दिनों में काम कर सकता है? वेरी नाइस क्वेश्चन। देखो, जब भी ऐसा सवाल आया, आप हमेशा रिमेनिंग काम पे, आप हमेशा शेष काम पे, बचे काम पे ध्यान दीजिए। बचे काम पे आपको पता है कि समय का और एफिशिएंसी का अनुपात एक दूसरे का उल्टा होता है। अच्छा, दो लोग हैं, आरव और दुर्गा। आरव और दुर्गा दोनों मिलकर किसी काम को 33 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 33 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। 15 दिनों तक साथ में काम किया, तो 33 दिनों में से 15 दिन साथ में काम किया, तो आरव और दुर्गा के 18 दिन का काम बाकी है। क्लियर है? आरव और दुर्गा का 18 दिन का काम बाकी है। अब 15 दिन के बाद आरव काम छोड़ के चला गया, और उसी बचे काम को दुर्गा भाई ने 30 दिनों में पूरा किया। कितने दिनों में? 30 दिन में। यानी कि जिस काम को आरव दुर्गा 18 दिन में करते, उस काम को दुर्गा ने 30 दिन में किया। तो यानी कि टाइम का रेशियो कितना आया? टाइम का रेशियो आया भाई 6 से जाएगा, 6 × 18, 6 पंजे 30। टाइम का रेशियो 3:5 आ गया। तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा आ जाएगा। 5:3 ये हटाइए, 3:5 का उल्टा 5:3, ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। बस इससे बेहतरीन तरीका नहीं करने का। अभी बोला आरव अकेले काम कितने दिन में करेगा? दुर्गा की एफिशिएंसी 3 है, आरव प्लस दुर्गा की 5 है, तो आरव की 2 आ गई। टोटल वर्क निकालो। सवाल में बोला है कि भैया दोनों लोग मिलकर काम को 33 दिन में कर सकते हैं। आरव दुर्गा की एफिशिएंसी 5 है। एक दिन में 5 कुर्सी बनाते हैं आरव दुर्गा। 33 दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे? 33 से टोटल वर्क आ गया। इस टोटल काम को अकेले आरव कितने दिन में करेगा? आरव करेगा 2 एफिशिएंसी के साथ बटे 2, यानी कि 33 पंजे 165/2 दिन में। बेहतरीन सवाल, बहुत अच्छा सवाल है जी। 31वां, किसी वस्तु को 2100 में बेचने पर प्रॉफिट परसेंट उसी वस्तु को 1460 रुपए में बेचने पर होने वाले प्रतिशत हानि के बराबर है। 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? सवाल तभी सॉल्व होगा जब आप वस्तु का लागत मूल्य निकालोगे। एक बार बताओ, एक सामान को 2100 रुपए में बेचने पर उतना ही परसेंट का प्रॉफिट होता है जितना 1460 रुपए में बेचने पर लॉस परसेंट होता है। तो सीपी जो होगा हमेशा ऐसे क्वेश्चन में इन दोनों प्राइस का एवरेज होगा। 2100 प्लस 1460 के बीचों बीच की संख्या इनका औसत आ जाएगा मेरे भाई। है भाई, कितना आ गया ये? 3560। 3560 का आधा आ जाएगा 1780 रुपए। तो क्रिय मूल्य आ गया जी 1780 रुपए, ठीक है। अब बोला है 20% लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचना चाहिए। अगर 1780 पे 20% का लाभ कमाना है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 1780 का 20% कितना होता है मेरे भाई?
बताओ। तो ये आ जाएगा मेरे भाई 340, 1700 का 340 और 16, 356 रुपए। तो 1780 में आप 356 जोड़ दो तो 2000 आ जाएगा। 80 और 56, 8 5 13, 136। तो 2136 रुपए आ गया। 2136 रुपीज में बेचना चाहिए, आंसर है 1780 का 20%, 1/5, 356 जोड़ दीजिए, आ गया आंसर। कुछ नहीं था बेटा, सवाल में आसान था क्वेश्चन। एक व्यापारी एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। अगर उसने 15% अधिक पर खरीदा होता और 147 रुपए अधिक पर बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए मेरे भाई। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, इफ वाला। ये इफ वाला बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है जो पेपर में बार बार आता है। जैसे 100 मान के बनाइए, एक व्यापारी एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। इस बात का क्या मतलब है कि अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 है तो 100 का सामान वो 125 में बेचता है। 100 पे 25% का प्रॉफिट होगा तभी तो 125 में बेचेगा। सवाल में बोला है अगर उसने 15% अधिक दाम पर खरीदा होता, यानी कि अगर वो 15% अधिक दाम पर खरीदता, यानी कि कॉस्ट प्राइस 100 से 15% ज्यादा है। अगर वस्तु का लागत मूल्य 115 रुपए होता और वो 147 रुपए ज्यादा में बेचता, 147 रुपीज ज्यादा में सामान को बेचता, तो उसे 30% का लाभ होता। भाई अगर वो 15% ज्यादा में खरीदता तो सामान का सीपी होता 115 और 115 के सीपी पर उसे 30% का लाभ होता, 30% का। तो सामान बिकेगा कितने में? 115 का 30% क्या होता है? 3 से गुणा, 345, 34.5। भाई साहब 115 में 34.5 जोड़ दो आप, तो आ जाएगा 149.5, यानी कि सामान का सेलिंग प्राइस हो जाएगा 149.5। क्या बात सही है? यानी कि मेरे भाई मैं ये कह सकता हूं कि जो सामान पहले 125 में बिक रहा था वो सामान अब 149.5 में बिकेगा। तो सेलिंग प्राइस कितना बढ़ा है? 24.5। सेलिंग प्राइस कितना बढ़ा है? 24.5 यूनिट। मैं 149.5 में से 125 घटाओ 24.5, और 24.5 की वैल्यू ही 147 रुपए के बराबर है। 24.5 147 के बराबर है। कितने गुना? डेसिमल से जीरो बढ़ जाएगा। 49 से 147 होता है, 49 से 5 बार जाएगा 245, 49 से 30 बार जाएगा, 5 से 30 हो गया 6 गुना, यानी कि 6 गुना है मेरे भाई, 6 टाइम्स है। वैसे भी डायरेक्ट भी देख सकते हो कि भाई 24 का 6 गुना 144.5 का 6 गुना 3, ये यानी कि पूरा 6 गुना है। तो वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य 100, सीपी 100 है, 100 का 6 गुना 600 रुपए। देखो कितना अच्छा सवाल आया एमटीएस में। बहुत पॉपुलर, बहुत फेमस क्वेश्चन है मेरे भाई। ये बी ऑप्शन करेक्ट आएगा। आइए, एक आदमी शांत पानी में 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नाव चला सकता है। यह आदमी की शांत पानी में चाल है। नदी 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले, नदी की जो है चाल है। तो समान दूरी तक धारा के अनुकूल जाने की तुलना में धारा के प्रतिकूल जाने में 8 घंटे ज्यादा लगते हैं। यानी कि अगर नाव डाउन स्ट्रीम जाती है तो डाउन स्ट्रीम की तुलना में अप स्ट्रीम जाने में 8 घंटे ज्यादा लगते हैं। भाई नाव अगर धारा के अनुकूल जाएगी समय कम लगेगा, धारा के अगेंस्ट जाएगी समय ज्यादा लगेगा। तो सेम डिस्टेंस धारा के अनुकूल जाने के कंपैरिजन में धारा के प्रतिकूल 8 घंटे ज्यादा लगते हैं। बताओ डिस्टेंस कितनी दूर है, दूरी कितनी है? आप एक बात बताइए मेरे भाई, यहां आपको टाइम का डिफरेंस दिया है। डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है? एक्स प्लस वाई, 9 4 13। अप स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है भाई? एक्स माइनस वाई, 9 4 5। टाइम में डिफरेंस कितने का है? अप स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम से 8 घंटे ज्यादा लगते हैं मेरे भाई। डाउन स्ट्रीम की स्पीड 13 किलोमीटर पर आवर, अप स्ट्रीम की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। वैसे तो मैं इस सवाल को रेशियो से कर सकता हूं, लेकिन सीधा शॉर्टकट है। अगर टाइम में डिफरेंस दिया हुआ ना, आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो उसका सीधा शॉर्टकट होता, कभी भी ऐसा सवाल आए, S1 S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 गुणा डेल्टा टी। सेम डिस्टेंस S1 S2 की स्पीड से जाते हो, अगर टाइम का अंतर दिया, ये फॉर्मूला है मेरे भाई। तो 13 गुणा 5 बटे 13, 5 का डिफरेंस 8 गुणा टाइम का डिफरेंस 8 घंटे। 8 से 8 कट जाएगा, 13 पंजे 65 किलोमीटर।
माइंड में होने वाला सवाल है बच्चों, एकदम माइंड में ही हो जाएगा। आगे सवाल नंबर 34 करो दोस्त। 2019 के स्टार्ट में एक शहर की जनसंख्या 82,000 थी। पॉपुलेशन वाला सवाल लग रहा है। हाँ, इसकी जनसंख्या सालाना 2% बढ़ रही है। 2022 की शुरुआत में जनसंख्या कितनी होगी? और आंसर निकटतम पूर्णांक तक बताना है, लगभग में। 2019 से 2022 यानी कि 3 साल के बाद, 3 साल बाद जनसंख्या क्या होगी मेरे दोस्तों, ये आपसे पूछा गया है। अब इस सवाल को करने के दो तरीके हैं, आप देख लीजिएगा। एक, शहर की जनसंख्या अभी 82,000 है। शहर की जनसंख्या हर साल 2% बढ़ती है। अगर आप किसी भी संख्या को 2% बढ़ाएंगे, 100% को 2% बढ़ाएंगे तो 102% हो जाएगी। 102% होता है 1.02, यानी कि हर साल जनसंख्या 1.02 गुना हो जाएगी। 3 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी? इसकी पावर 3। ये कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। एक तो मेथड ये हो गया। दूसरा भैया बहुत मुश्किल कैलकुलेशन है, लंका लग जाएगी। सवाल का आंसर लगभग है, एग्जैक्ट नहीं है। तो यहां मल्टीपल मत चेक करना कि 102 में 3 आ रहा है, 3 का मल्टीपल या 17 का मल्टीपल चेक कर लेते, गलत है वो। जब लगभग आंसर दिए होते हैं तो आपको अप्रोक्स कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ऑप्शन देखो, काफी दूर दूर है, 1,000 का तो फर्क है ही, मेरे लिए फर्क काफी है। अगर एक शहर की जनसंख्या हर साल 2% बढ़ती है तो 2019 से 2022 तक 3 साल में कितना बढ़ेगी? 2 का सक्सिव। 2%, 2%, 2%, तीन संख्याओं का सक्सिव कैसे निकालते हैं? पहले तीनों को जोड़ो, 2 2 4 2 6, फिर 2 2 गुणा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 12 हो गया। 4 4 4, 12 को 100 से भाग देंगे 0.12, फिर तीनों की गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 को 10,000 से भाग देंगे 0.008, ये आएगा। ये आया होता है 2 का सक्सेसिव। ये वैल्यू तो बहुत छोटी है, इसकी कोई इज्जत नहीं है। यानी कि लगभग 6.12% शहर की जनसंख्या बढ़ जाएगी। ये आ गया। अगर अभी शहर की जनसंख्या 82,000 है, हर साल 2% बढ़ रही है, तो 3 सालों में 6.12% बढ़ जाएगी। अब 82,000 का 6% कितना होता है? 80,000 का 6% 4800, 2,000 का 6% 120, तो 4800 और 120 4920 आ गया। ये 82,000 का 6% आएगा, ब्रेक करके निकालो। 80,000 का 6% 4800, 6 2,000 का 6% 120, दोनों को जोड़ दिया। ये निकालना है 6.12%, तो 4920 से हल्का सा ज्यादा आएगा। ये अगर 6% की वैल्यू आई है तो 6.12% हल्का सा ज्यादा है, 4920 से हल्का सा ज्यादा, यानी कि लगभग 5,000 मान लो, लगभग 5,000। तो 82,000 को अगर 5,000 बढ़ाओगे तो 87,000 के करीब आएगा। दिस शुड बी आंसर, है कि नहीं? ठीक है ना? क्योंकि 82,000 को अगर 4920 भी बढ़ा दोगे तो 86,920 से तो बड़ा हो जाएगा। ये आंसर नहीं है, ये वाला आंसर होना चाहिए लगभग 87,000 के करीब। ये होता है मेरे भाई सिग्मा मेथड। पेपर में ऐसे करना है, ऐसा सवाल आया तो, और एक सवाल तो पॉपुलेशन पे जरूर आएगा। 35वां इस क्लास का, इस मॉक टेस्ट का आखिरी बढ़िया सवाल। पानी दूध का एक मिश्रण है जिसमें 30% दूध है। कितना दूध है? 30%। अब हम क्या करते हैं, 25% दूध वाले दूसरे मिश्रण से बदल देते हैं। अब दूध का परसेंट 26% पाया गया। तो आपसे पूछा कितना मिश्रण रिप्लेस किया गया। देखो भाई, आप एलिगेशन लगा दीजिए दूध पर। ऐसे सवालों को एलिगेशन से करना है। हमारे पास दूध पानी का एक मिश्रण है, उसमें कितना दूध है? 30% दूध है, 30%। अच्छा, हमने इसमें से कुछ मिश्रण निकाला। हमारे पास दूध पानी का मिश्रण है, हमने इसमें कुछ मिश्रण निकाला। निकालने के बाद जो बचेगा उसमें भी 30% दूध होगा, 30% ही दूध का कंसंट्रेशन होगा। फिर हमने निकालने के बाद मेरे प्यारे में एक दूसरे सॉल्यूशन से बदल दिया जिसमें 25% दूध है। कितना कंसंट्रेशन दूध का? 25%। और जो मिश्रण बना फाइनली, उसमें दूध का परसेंट 26% पाया गया। तो मेरे भाई ये कितना आएगा? एलिगेशन लगा के 26 - 25 1, 30 - 26 4, ये आ गया 1:4।
तो आपसे पूछा कितना मिश्रण रिप्लेस किया गया, तो मेरे भाई हमने 4 यूनिट मिश्रण निकाल के उसको बदला है, 4 यूनिट मिश्रण निकाल के हमने रिप्लेस किया है। टोटल मिश्रण कितना होगा, हमारे पास कुछ मिश्रण शुरुआत में था, हमने उसमें से कुछ निकाला फिर उतना ही ऐड किया, तो टोटल मिश्रण जो होगा वो हमेशा इन दोनों को ऐड करके आएगा 5, यानी कि हमने 4/5 या 80% मिश्रण निकाल के पानी से बदला है। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर होगा मेरे भाई, सी ऑप्शन। बहुत अच्छा सवाल है, कंफ्यूजिंग है। अगर आपको मिक्सचर एलिगेशन नहीं आता, पढ़ाया है भाई, मिक्सचर एलिगेशन की पूरी क्लास है, प्लेलिस्ट में डली हुई है, 1 घंटे की क्लास है, जाके देख लीजिएगा, चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आज के समाचार समाप्त हुए। चौथा मॉक टेस्ट इसी के साथ सफलतापूर्वक कंप्लीट होता है। हमारी वैसे सीरीज चल रही थी डेली कॉन्सेप्ट वाली 10 बजे की, लेकिन अभी आपका पेपर नजदीक है तो मैं उस सीरीज को स्टॉप करके डेली मॉक टेस्ट करा रहा हूं। ठीक है बच्चों, जब ये इनका पेपर हो जाएगा तो मैं वो सीरीज दोबारा रिज्यूम कर दूंगा। हम डेली कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन कर रहे थे ना इस चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिए। मॉक टेस्ट डेली लगाओ, आखिरी के 10 दिन हैं, डेली एक मॉक टेस्ट लगाओ मेरे भाई, डेली लगाओ। रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट है, नौकरी लेनी है आपको मेरे भाई, मेरा कर्ज है आपके ऊपर। ठीक है भाई, हमारी मेहनत सफल होनी चाहिए, जो इतना आपको डेली पढ़ा रहे हैं। मॉक टेस्ट पसंद आया है, सवाल इंटरेस्टिंग लगे हैं, समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट जरूर करना, आपके अच्छे अच्छे कमेंट का इंतजार रहेगा। धन्यवाद मेरे प्यारे मित्रों, बाय।